आज की कहानी है मनीष वैद्य की लिखी धरती पर इंद्रधनुष। राजधानी के आलीशान और जगमग करते होटल के बड़े से सूट में नितांत निपट अकेला वो। भव्यता में पसरा ठंडा एकाकीपन जो आमतौर पर वो ऐसी जगहों पर हमेशा ही महसूसता रहा है। कांच के बड़े शीशों की साफ शफाफ खिड़कियां, उसे झांकते ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपरी हिस्सों का गडमट कोलाज और उस पर फैला हुआ धुला धुला नीला आसमान। मोटे पर्दे और कालीन ऐसे जिसमें पांव धंस जाएं। बड़े आकार के आरामदेह पलंग के मुलायम गद्दों पर बीते 2 घंटे से वो दोपहर की नींद लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं। उसकी उंगलियों के इशारे पर मोबाइल, टीवी, एसी, रूम सर्विस जैसी तमाम चीजें और ड्राइवर आदि उपलब्ध हैं, लेकिन इस समय मन की जो अवस्था है उसमें ये सब बेमानी है। वो मन के उन भीतरी तहखानों के अंधेरों में रहना चाहता है जहां इधर पिछले कुछ सालों से वो बार बार आवाजाही करता रहा है। रह रहकर यादों का एक कोलाज उमड़ता और उसे भिगोकर चला जाता। वो देर तक स्मृतियों की उन फुहारों में भीगता रहा। वो उसे शिद्दत से खोज रहा था। इस लंबे वक्फे में वो कभी निराशा के गर्त में जाता तो कभी आस की कोई किरण हिम्मत बांधती। उम्मीदी और नाउम्मीदी के बीच इन गुजरे 4 सालों से वो अनथक उसकी तलाश में जुटा रहा। रंगों वाली उस गली में वो बार बार लौटता जहां अब वो नहीं थी। कोहरे में लिपटी ठंडी सुबह की धुंध में कुछ भी साफ नहीं है। सीढ़ियां उतरते पीठ पर बस्ता बांधे गर्म कपड़ों में लदे फदे लड़के की नजरें उस गली में पड़ती है। ठीक उसी वक्त धूप की एक शहतीर फूटती है और वो गली प्रिज्म की तरह उसकी आंखों में बस जाती है। एक लड़की अपनी मां के साथ रंगों से अटखेलियों में व्यस्त है। गुनगुनी धूप में लड़की के आसपास उजास का एक दायरा है। उसमें कई कई रंग झरने लगते हैं। रंगों की किरचियां पूरी गली में बिखर गई हैं। वो स्कूल जाते हुए ठिठक गया। लड़की को एकटक देखने लगा। वो प्रिज्म सी लड़की शायद रंगों के किसी झरने से नहाकर लौटी है और उसके गीले बालों से रंग नितर रहा है। उसकी पगथलियों में रंगों के रेले हैं। उसके चारों ओर रंग ही रंग हैं। लड़के ने पहली बार इतने रंग देखे हैं और रंगों वाली उस लड़की को भी। पिता साइकिल लेकर स्कूल छोड़ने के लिए सड़क पर खड़े थे। इस बार उन्होंने कुछ चिढ़ते हुए उसे पुकारा और वो धड़ धड़ सीढ़ियां उतरते हुए उस धुंध में खो गया। लड़के का स्कूल में मन नहीं लगा। दोपहर में जब वो लौटा तो वो मां के साथ काम में वाबस्ता थी। उसके आसपास रंग थे और वो उनसे खेल रही थी। जैसे जैसे वो रंगों की भाषा जानती हो। उसकी मां के हाथों में कोई जादू था। उसके हाथों की नाजुक उंगलियां जिधर जाती उधर ही रंग थिरकने लगते। उन उंगलियों में नृत्य की सी चपलता थी। तंद्रा टूटने पर उसने होटल की खिड़की के पार देखा। ऊंची इमारतों से धूप फिसलने लगी है। वो सोचने लगा कि हम सब इस दुनिया में अकेले ही आते हैं और अकेले ही विदा होते हैं, लेकिन इसी आने और जाने के बीच हम अपनी तरह की एक दुनिया बसाते हैं। इसमें कदम कदम पर लोग जुड़ते हैं और रफ्ता रफ्ता बिछुड़ते जाते हैं।
इस मिलने और बिछुड़ने के बीच की तमाम स्मृतियां हमसे चिपकी रह जाती हैं और शेष रहे जीवन में प्रेत छाया की तरह हमारे आसपास मंडराती रहती हैं। कई बार की कोशिशों के बाद भी उन्हें भीतर से पोंछ कर हटाना संभव नहीं हो पाता। वे हमारी आत्मा की कोटर में बसकर रह जाती हैं, मृत्यु के क्षण तक या शायद उससे भी आगे। कौन जानता है, क्या स्मृतियों को बाईपास कर कोई ठौर हो सकता है जहां स्मृतियों का कोलाहल ना हो, बीते दिनों का कोई टुकड़ा ना हो, अवसाद, पछतावा और सुख कुछ ना हो, सिर्फ वर्तमान। क्या अतीत से कटकर कोई वर्तमान हो सकता है? स्मृतियों के पुल से ही हम अतीत में लौटते हैं, ये जानते हुए कि अब वहां कुछ नहीं बदला जा सकता। उसे बदलने के तमाम सूत्र हमारे हाथ से फिसल चुके होते हैं। वो मां बेटी हमेशा रंगों को बदलती रहती, बार बार नया रंग चुनने के बाद भी वो पहले से सुंदर और खिला खिला रहता। उसे लगता कि एक दिन वे अपने आसपास के सारे रंग बदल देंगी, बरसों के ढीठ और बदरंग रंगों की तरह। बरसों के ढीठ और बदरंग रंगों की जगह ताजा और चटक रंग भर देंगी। लड़के ने एक दिन स्कूल की चित्रकला में हरे रंग का आसमान, पीले रंग की नदी और लाल रंग का पहाड़ बना दिया। मास्टर जी ने कहा कि ये लड़का कभी रंगों की पहचान नहीं सीख पाएगा। वो चित्रकला के पीरियड में खिड़की से बाहर देखता रहता, कभी आसमान के नीलेपन में खो जाता तो कभी पेड़ का हरापन उसे अपने में छुपा लेता। पकड़े जाने पर मास्टर जी डांटते कि रंगों की समझ क्लासरूम के भीतर ड्राइंग बुक से आएगी। उसे लगता कि रंगों की समझ उस लड़की से आएगी। उसने कब कहां सीखी होगी रंगों की तालीम। उन मां बेटी के हाथों में गजब हुनर था। गांव भर की औरतें उनके इसी हुनर की कायल थीं। वे उन्हें बेरंग कपड़े देती और वापस लेते वक्त खुद भी नहीं पहचान पाती। उन कपड़ों में आसमान से इंद्रधनुष उतर आता तो कभी हवा में बहते हुए फूल आ जाते। वही यहाँ की औरतों की बदरंग जिंदगी में उम्मीदों के चटक रंग भर रही थी। औरतें इन्हें पहनकर ब्याह, सगाई और अन्य मौकों पर नवेली दुल्हन की तरह लरचती तो गांव ताजा रंगों और उम्मीद की खुशबू से दमकने लगता। मां ने बंदेज की कला अपने मायके राजस्थान से सीखी थी। वो कपड़े की 4-6 तह करके उसे अलग अलग आकृतियों में धागे से बांधकर रंग के कुंड में डाल देती। बंधा हुआ हिस्सा सफेद रह जाता और बाकी रंगीन हो उठता। रंगीन हिस्से में बिंदियां, लहरिया, पचरंगा, बेल बूटे, फूल पत्ते और तरह तरह की आकृतियां निकल आती। उन दिनों कपड़े इतने रंगीन नहीं हुए थे। लोग मोटे सफेद कपड़े ही पहनते थे। कपड़ों में ना तो छापे थे और ना ही इतने रंग। होते भी हों पर इस गांव में अभी ऐसे कपड़े नहीं आए थे। औरतें खुद अपने हाथों से गोटा किनारी या धागों से फूल काट लेती। धरती का पहला रंग किसी स्त्री ने ही रचा होगा। कायनात ने उसी औरत से रंग लिए होंगे और रंगों का सौंदर्य बोध सीखा होगा। स्त्रियां दुनिया को सुंदर बनाने के लिए उसमें जाने कितने रंग भरती हैं। वो गौर से देखता कि उस लड़की की बड़ी बड़ी उंगलियों से रंग झरता तो उसका सांवला रंग धीरे धीरे तांबई होने लगता। उसकी पारदर्शी गहरी पनीली आंखों में हरापन तैरने लगता। उसके आसपास का गाढ़ा नीला रंग छितरते हुए हल्का होकर आसमान में मिल जाता।
काम की चिंता में दुख परे सरक जाते। लड़का स्कूल से छूटने के बाद रंगों वाली इस गली से गुजरते हुए वहां कुछ देर ठहरता, लड़की की आंखों में उतर आए हरेपन को देखता और अपनी आंखों का कुछ गुलाबीपन वहां छोड़ जाता। उसे रंगों और उस लड़की के साथ इस तरह रहना अच्छा लगता। देर होने लगती तो लड़की पूछती, क्या आज घर नहीं जाना? और वो सक पकाते हुए बस्ता पीठ पर बांधने लगता। उसे जाते हुए देखकर वो मुस्कुरा देती। लड़का कोशिश करता कि अपने बस्ते में कुछ रंग रखाए, लेकिन ये रंग लड़की के जादू से बंधे रहते। कभी कोई रंग उसके साथ ना आता। वो सोचता, एक दिन इस लड़की को ही घर ले आऊंगा, फिर तो इन रंगों को भी आना ही पड़ेगा। लड़की और उसकी मां रात के अंधेरे से बहुत डरते थे। धूप उतरते ही वे अपना काम समेटने लगती। वे डरती कि कहीं रात का गाढ़ा काला अंधेरा फैल ना जाए। अकेली मां का बड़ी होती बेटी के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, ये वही जान समझ सकती है। गांव में उसे लेकर कैसी कैसी बातें चलती हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। जब तक बाप का साया था तब तक तो कुछ नहीं, पर अब कोई भी मुंह उठाए बातें करने लगता है। उसकी मां सबसे अनजान नहीं थी, लेकिन चुप रहती। खामोशी को उसने अपनी ढाल बना लिया था। गांव में बड़े बूढ़ों का बनाया एक कायदा था, एक लिहाज कि आज तक उसका किसी से साबका नहीं पड़ा था। लड़की भी अब इस खतरे और लोगों की आंखों में उमड़ते लाल डोरों को पहचानने लगी थी। लड़की चुप नहीं रहती। वो मां से खूब बतियाती, लेकिन किसी अजनबी के सामने पड़ते ही उसकी आंखें सतर्क हो जाती। लड़के को अचरज होता कि इतने ताप और तानों के बाद भी उनके भीतर रंगों की नमी उसी तरह कायम थी। गाढ़े नीले रंग के सिवा वहां ऐसा कुछ नहीं था कि कलेजे की आग या आंखों की कोरों में जमा नमक का स्वाद बता सके। कभी कभी उसे लगता कि शायद वो लड़की जादू जानती है। उसे दादी की कहानी याद आती, जिसमें जंगल का रास्ता भटके हुए राजकुमार को एक सुंदर परी मिलती है। अपनी मीठी मीठी बातों से वो राजकुमार को रिझाती है, उसे अपना बना लेती है और फिर राजकुमार हमेशा के लिए उसका होकर रह जाता है। वो राजकुमार को तोता बना देती है। राजकुमार वहां से फिर कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता। एक दिन उसने लड़की से पूछा था, क्या तुम जादू जानती हो? लड़की देर तक हंसती रही। वो उसे हंसते हुए देखता रहा। जब उसकी हंसी थमी तो उसके चेहरे पर फीकी उदासी उभर आई। उसने कहा, जादू जानते होते तो यहां क्यों खटते रहते? शहर की बड़ी हवेली में जाकर नहीं बस जाते। ये जादू नहीं, हुनर होता है, जिसे अभ्यास से कोई भी साध सकता है। लेकिन उससे पहले रंगों को अपना बनाना पड़ता है। रंग भीतर उतारने पड़ते हैं और उनमें खो जाना पड़ता है। लड़की के पास रंग बिरंगे गुड्डे गुड्डी थे। वो उनकी शादी करती। कभी गुड्डा लड़के की तरफ आ जाता और उसे बारात लेकर गुड़िया के पास जाना पड़ता, तो कभी वो बारात ले आती। उसकी छोटी सी पेटी में कपड़े की कतरने, कई रंगों के कंचे, फूल, इमली के चिए, कुछ कौड़ियां, नदी की रेत से चुने हुए सीप, शंख और चकमक पत्थर जैसी चीजों का खजाना था। जब वो पेटी खोलती तो उसमें से कुछ रंग बिरंगे सपने निकलकर उसकी आंखों में उमड़ आते। लड़के का वहां आना लगातार बना रहा। कई बार वो नहीं जा पाता
तो उसे लगता कि कुछ छूट गया है। उसके सपनों में रंग उसे बुलाने चले आते। कुछ रंग और सपने उसके भीतर भी बसने लगे थे। अब लड़की उसका इंतजार करती और उससे खूब बातें करती। काम ज्यादा होता तो वो रंगों में डूबी रहती। जब वो खामोश रहती तो खोई सी रहती और लड़का उसके रचे हुए रंगों को अपनी आंखों में जगह देता। 8वीं पूरा होते ही रंगों की समझ को वहीं छोड़ उसे आगे पढ़ने के लिए शहर चले जाना पड़ा। उसने देखा कि शहर गांव से ज्यादा रंगीन था, पर किसी के भीतर कोई राग रंग नहीं था। आगे बढ़ने के लिए यहां रंगों का कोई मोल नहीं था। यहां सिर्फ चटक रंग थे। धूसर और हल्के रंग बेदखल कर दिए गए थे। कुछ सालों बाद जब वो फिर गांव लौटा तो रंगों की गली से गुजरा। वो लड़की वहां नहीं थी। वो उसे ढूंढते हुए नदी की तरफ गया। लड़की अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। नदी के पानी में तांबई आब घुल गई थी। घाट पर वो किसी संगमरमरी बुद्ध की तरह गीले कपड़ों में सलोनी परी लग रही थी। सांवले मोम की गुड़िया, पाकीज़ा। धूप से चांद हुए जा रहे पानी की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पहली बार उसे लगा कि लड़की अब पहले की तरह अलहड़ नहीं रही। वो उससे दूर सीढ़ियों के पास खड़ा था। उससे मिलने के लिए दौड़ कर आने की जगह वो अपने आप में लजा गई। वो सीता की तरह घाट के पत्थरों में धंस जाना चाहती थी, या अहिल्या की तरह पत्थर हो जाना। उसने तिरछी नजरों से देखा और उसके चेहरे पर आगंतुक के स्वागत में भोली सी मुस्कान फैल गई। उस सुबह उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को देर तक चिन्हते रहे। उस शाम जब नदी के पानी में चांद उतर आया था तो वह दोनों देर तक नदी के आगोश में समाये चांद को देखते रहे। उनकी बातों के टुकड़े नदी की धार में बह रहे थे। लड़के ने कहा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तब तुम मेरे साथ रहना। लड़की की आंखें लहरों पर थिरकते चांद पर थी। उसने कहा, बड़े आदमी छोटी बातों को याद नहीं रखते। क्या तुम याद रख पाओगे? लड़के को तत्काल कोई माकूल जवाब नहीं मिला। फिर उसने लड़की के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? लड़की उसी तरह चांद को देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ लड़के के दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ में ले लिया। लड़की को लगा कि उसने चांद को छू लिया है। उस छुअन में उम्मीद, भरोसा और अपनापन था। लड़के को लगा कि उसने नदी को छू लिया है। उस छुअन में प्रेम और गहरी आश्वस्ति थी। लड़की ने कोई गीत गुनगुनाया था। देर तक नदी और वो गीत के टुकड़ों को कलेजे में सहेजते रहे। लड़का फिर से बाकी पढ़ाई पूरी करने शहर लौट गया। पीछे रह गई लड़की। शहर जाकर भी वो लड़की को भूला नहीं। वो हॉस्टल के कमरे और शहर की भीड़ के एकांत में अक्सर उसे और उसके रंगों को याद करता। रंगों की कशिश उसे खींचती। वो गीले रंगों को छूने के लिए बेताब हो उठता। वो लौट आना चाहता था उन रंगों की तासीर में, अपने भीतर भर लेना चाहता था उनकी आदिम गंध को, अपने आप को उनमें खोना चाहता था। लेकिन जिंदगी के रंग इतने आसान नहीं होते कि जब जैसा चाहें लगा सकें। कई बार जिंदगी के रंग आपस में इस तरह उलझकर कोलाज बनाते हैं कि कोई
इन्हें बूझ नहीं पाता। क्लाइडोस्कोप की तरह जिंदगी भी पल पल रंग बदलती है। देर रात जब सारा शहर सो रहा था, लड़के ने अपने भीतर के कुछ रंगों को दीवार पर फैला दिया। लड़का देखकर दंग था कि दीवार पर रंग नहीं, भाषा थी। वो बोलने को आतुर थे। यहां उन रंगों को कोई नहीं पहचानता था। वो यहां के लिए अनूठे थे। दोस्तों ने देखा, शिक्षकों ने देखा, सबका यही कहना था कि ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। लड़के ने दीवार के रंग कैनवास पर बिखेरे तो वो थिरकने लगे। कलाकार, कला आलोचक और मीडिया सब चकित थे। एक बार लड़के का काम चमका तो फिर उसने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ता चला गया। कई शहरों और देश विदेश में घूमते हुए उसके रंगों का जादू चल निकला। उसे वाहवाही, पैसा और शोहरत मिली। वो अपने काम में इतना रम गया कि वो लड़की और वो तमाम रंग भूलते चले गए। कभी कभार कोई रंग स्मृतियों में लौटना भी चाहता तो वो चटख रंग के स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक से उसे वहीं दबा देता। एक रात उसने सपना देखा कि उसके आसपास फैले रंग कोई लड़की गुस्से में समेट रही है। अब उसके पास कोई रंग नहीं थे। वो हचकचा कर उठ बैठा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसी रात नहीं, बल्कि उसके बाद से आज तक वो कभी चैन से नहीं सो सका। उसे लगा कि उसके ये रंग किसी की अमानत है, ये किसी के कर्ज है। उस कर्ज को उतारने के लिए वो बेताब हो उठा। उसी सुबह उसने गाड़ी पकड़ी और गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने ढूंढा तो वो दोनों नहीं मिली। कहां गई ये किसी को मालूम नहीं था। इधर के दिनों में उनकी हालत दिन ब दिन कमजोर होती चली गई थी। रंगीन कपड़ों के चलन में आ जाने से उनके रंग बेमानी हो चुके थे। गांव में अब कोई उनसे कपड़े नहीं रंगवाता। इन हालात में कैसे दिन कटते? कोई और काम उन्हें आता नहीं था। तब से आज तक वो उनको ढूंढ रहा था। उधर लड़की की मां दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। लड़की सुबह से शाम तक धागा फैक्ट्री में काम करती। वो उसके लिए दवाइयां लाती रही पर कोई फायदा नहीं हुआ। रात रात भर खांसते हुए आखिरकार एक सुबह वो चल बसी। अब लड़की के आसपास कोई रंग नहीं था। सिर्फ गाढ़ा नीला रंग उसके छोटे से कमरे में पसरा रहता। उसके लिए ये गाढ़ापन छुड़ा लेना आसान नहीं था। लड़की का दिन तो किसी तरह कट जाता, लेकिन रात में अकेलापन उसे कुतरता रहता। ये अवांछित एकांत उसे दीमक की तरह खाए जा रहा था। अजीब सी बेचैनी उसे घेरे रहती। वो मुक्त होना चाहती थी। वही लड़की जो कभी चिड़ियों से उड़ना सीखना चाहती थी, अब अपने टूटे पंखों के कारण छटपटाती रहती। गीली आंखों से उसका सिरहाना भीगता रहता। सिसकियां रात की खामोशी में गीत की तरह ढलती जाती। कहते हैं दुख का रंग भले ही गाढ़ा हो, लेकिन स्थायी नहीं होता। धीरे धीरे उसका दुख हल्का होने लगा। जिंदगी कोई ना कोई बहाना तलाश लेती है। स्त्रियां अपने दुख को तरल करना जानती हैं, तभी वे धरती हो पाती हैं। वो धरती के दुख को नहीं जानती। वो तो शायद अपने दुख को भी नहीं जानती थी। सब भुलाकर वो दुनिया में खुशियों के रंग बिखेरती रही। वो रंग बिरंगे महीन धागों से अपनी रोटी बुनती। आषाढ़ के आखिरी दिनों की एक तपती रात,
टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से सफेद शफाक घोड़े पर सवार युवक तेजी से चला आ रहा है। उसके पीछे स्मृतियों के तमाम रंग दौड़ते आ रहे हैं। धरती पर पूरा चांद फैला हुआ है। दूधिया आब में नदी बह रही है। दूर दूर तक कोई नहीं, एकांत की खामोशी। बस कभी कभार पेड़ों के पत्तों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट और झिंगुरों टिटहरी की आवाजें। दूर कहीं कोई औरत अपनी ही रौ में गहरी खामोशी को तोड़ते हुए गा रही थी। ये गीत था या उसकी सिसकियां? गीत से करुणा सोते की तरह फूट रही थी। गीत उसके कंठ से नहीं, कहीं बहुत भीतर से आ रहा था। हवा में गीत का आर्तनाद सुनने वाले की आत्मा को पींद रहा था। गीत को छूते हुए हवा के किसी टुकड़े या बदली ने युवक की आंखों को छुआ तो कोरे भीग गई। ये आवाज तो पहचानी हुई लग रही थी। बरबस को चुमड़ आया। उसने गीत की कसक अपने सीने में महसूस की। लड़के को सामने देखा तो लड़की को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। चटख रंगों का कारवां उसके सामने था। दोनों बुत बने एक दूसरे की आंखों में अपलक देखते रहे। लड़का किसी कैनवास पर नहीं, अपनी उदास और बेरंग जिंदगी में रंग भरना चाहता था। उनकी देह पर उन्हें उड़ा ले जाने को बेताब छोटे छोटे पंख थे। पहली बारिश की बूंदों ने तपती धरती को भिगोया। वो रंगों की बारिश थी जो धरती पर इंद्रधनुष की तरह कुछ बना रही थी। लड़के ने बारिश में भीगती लड़की के गालों पर अपनी गीली हथेलियां रखी तो उसकी देह लरचकर गुलाबी हो उठी। शुक्रिया, ये कहानी इतनी ही थी।